हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 के एसएसटी के नोट्स चैप्टर नंबर 17 एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए एग्रीकल्चर क्या होता है। भाई, जब हम कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और फिर उसको हार्वेस्ट भी करेंगे और उस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, एनिमल्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी सीड को सो करने से पहले, बोने से पहले मिट्टी को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम गांव में कोई रिलेट कर पा रहा होगा, जो गांव में रहते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को लेकर जाते हैं, कैटल्स को लेकर जाते हैं और उनके थ्रू क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो जब हम एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं और ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, ताकि हमें ग्रेन्स मिल सकें, फूड ग्रेन्स मिल सकें, तो हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। राइट। फार्मर्स क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, हम एग्रीकल्चर। अब इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। कैसे है एग्रीकल्चरल कंट्री? क्योंकि 60% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, बहुत अच्छी रेनफॉल है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत अच्छी हैं और आराम से मिल भी जाती हैं, जिसकी वजह से इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुआ, 1960 और 1983 के बीच में इंडिया का फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का और मशीन्स का यूज़ किया गया एग्रीकल्चर के अंदर, ताकि जो उसकी प्रोडक्शन है, इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके। और इससे ज़्यादा भी हुआ, 3 टाइम्स वो बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इस पीरियड को क्या कहा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। क्योंकि ये खेती से रिलेटेड था, क्रॉप से रिलेटेड था, इसलिए इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। अब हमें प्रॉपर ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? भाई, आप जो इरिगेशन कर रहे हो, जो बीज को बो रहे हो और उसको हार्वेस्ट करने से लेकर जितने भी बीच में स्टेप्स होते हैं, उनको आप तरीके से करो, प्रोसेस के साथ करो और मॉडर्न फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए करो। जितने भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं उन सब को यूज़ करो, और जितनी भी इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, सीड्स की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी यूज़ अगर आप करोगे तो आपकी जो क्रॉप्स होगी वो बहुत अच्छी होंगी। अब भाई, सीज़न होते हैं ग्रो करने के लिए क्रॉप्स, दो सीज़न होते हैं, एक होता है खरीफ सीज़न और एक होता है राबी सीज़न। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम्पल, टाइम, सब कुछ। जैसे कि खरीफ क्रॉप को हम मानसून क्रॉप भी कहते हैं और जून में इसको बोया जाता है और अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि राइस, मिलेट्स, जूट, मेज, कॉटन। राबी सीज़न को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में इसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि व्हीट, ग्राम, बार्ले, ऑयल सीड्स। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यहाँ पर 3 तरीके की बताई हैं, सीरियल्स, पल्सेस और कैश क्रॉप्स। और अब हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी क्रॉप कहाँ पर ग्रो की जाती है और उसके लिए किस तरीके का पानी या फिर सॉइल की ज़रूरत होती है। सीरियल्स, क्या इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? राइस, मिलेट्स, मेज और व्हीट आते हैं। सबसे पहले हम राइस की बात कर लेते हैं। ये विंटर सीजन में बोई जाती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, यूपी, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। तो ये सब चीज़ों की, इन सब स्टेट्स में क्या होती है, राइस बोई जाती है, ग्रो की जाती है। मेज़ विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, बोई जाती है और इसको क्या किया जाता है, रीप किया जाता है विंटर्स में। ठीक है, और इसके लिए ठंडा टेम्परेचर होना ज़रूरी है और इसको रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मेजर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? पंजाब, हरियाणा, जबकि यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसको बोया जाता है। मिलेट्स कब होती हैं? मॉनसून सीज़न में होती हैं और इसके लिए क्वालिटी, आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी नहीं चाहिए, पुअर क्वालिटी की सॉइल होनी चाहिए, तब आपकी मिलेट्स ग्रो हो जाएंगी। और इसकी मेजर स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात और राजस्थान। अब ड्राई क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ड्राई क्रॉप्स ग्रोन यूजिंग द विंटर वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल। भाई, पानी जो है, जो विंटर वाटर है वो स्टोर किया हुआ है, सॉइल ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है। अगर आप उसी में कुछ सीड्स डाल दोगे और एक क्रॉप कर दोगे तैयार, तो वो क्या हैं, आपकी ड्राई क्रॉप्स हैं। इन क्रॉप्स के लिए आपको
किसी के लिए भी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई रेनफॉल होगी तभी ये क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो। तो ये कौन सी क्रॉप्स होती हैं? ड्राई क्रॉप्स होती हैं। इसमें आते हैं आपके ज्वार, बाजरा और रागी, राइट। नेक्स्ट आते हैं आपके पल्सेस। पल्सेस बहुत रिच होते हैं प्रोटीन्स में, ये आपको पता होगा, आपकी मम्मा जब आपको खिलाती होंगी कि ये प्रोटीन रिच होती है, आपको दाल ज़रूर खानी चाहिए एक बोल भर कर। और इंडियंस के ये एक इम्पॉर्टेंट डाइट है, डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे कि ग्राम, अरहर, मूंग, मसूर, ये दालों के नाम हैं। कैश क्रॉप्स किन्हें कहते हैं? वो क्रॉप्स जो हम सेल करने के लिए, बेचने के लिए मार्केट में तैयार करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कैश क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि शुगर केन, स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी, ऑयल सीड्स, रबर, कॉटन और जूट। शुगर केन आपको पता ही है, शुगर केन क्या होता है? गन्ना, जो कि इंडिया के हर एक स्टेट में बोया जाता है और मॉडर्न मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हमें जो चीनी मिले, शुगर केन से हमें चीनी मिलती है और अल्कोहल मिलती है, वाइन, बियर, तो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी हो, फाइन क्वालिटी हो। तो इसका बहुत ध्यान रखा जाता है और मॉडर्न मेथड्स का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कॉटन और जूट की। दोनों ही फाइबर क्रॉप्स हैं। कॉटन ब्लैक सॉइल में ज़रूरत पड़ती है, ब्लैक सॉइल की कॉटन को बोने के लिए, और जूट को एल्यूवियल सॉइल की। और कॉटन को बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है, जबकि जूट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। कॉटन गर्म जगह पर ग्रो किया जाता है। जूट गर्म जगह होने के साथ साथ डैम्प क्लाइमेट होना चाहिए वहाँ पर, ह्यूमिड वाला जो ह्यूमिडिटी वाला होता है। कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, पंजाब, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। जूट जो है इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, और जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। स्पाइसेस मतलब मसाले, ये हमारे खाने में क्या करते हैं? एक फ्लेवर को ऐड कर देते हैं, जैसे कि कार्डमम, बे लीफ, क्लोव्स, पेपर, जिंजर एक्सेट्रा। केरला जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का। कॉफ़ी एंड कोकोआ दोनों ही बेवरेजेस हैं और ग्रो किए जाते हैं केरला और तमिलनाडु में। टी जो है मोस्ट पॉपुलर बेवरेज है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और असम में ग्रो की जाती है, दार्जिलिंग में, नॉर्थ पार्ट्स में, वेस्ट बंगाल के, और नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका में। इसके लिए बहुत अच्छी रेनफॉल होनी ज़रूरी है, लेकिन जो सॉइल है वो कभी भी पानी को बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन ना करे, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये हिली एरियाज़ में होती है तो हिल स्लोप्स होने की वजह से वाटर जो है आसानी से ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है सॉइल के अंदर से। ऑयल सीड्स ये मेन सोर्स है कुकिंग ऑयल के लिए। कौन कौन से सीड्स का ऑयल निकलता है? ग्राउंडनट, मस्टर्ड सीड्स, लिन सीड्स, कैस्टर सीड्स ग्रो की जाती हैं। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जब आप ग्रो कर रहे हो फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और इंडिया फेमस है क्योंकि यहाँ पर मैंगो जो है वो वाइडली ग्रो किया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है इंडिया वर्ल्ड में, पहले नंबर पर आता है ब्राज़ील फ्रूट प्रोडक्शन में। लाइव स्टॉक रियरिंग क्या होती है? जब आप कैटल्स रखते हो, काउज, बफेलोज, ऑक्सन, गोट्स, शीप्स, कैमल्स, और इसी को क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक रियरिंग कहते हैं। सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो रूरल इकोनॉमी, पार्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी है ये। मतलब कि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर इन कैटल्स को पालते हैं क्योंकि वो फार्मिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, भाई क्या क्या डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर में? मेजर इरिगेशन स्कीम्स बनाई गई हैं, कंस्ट्रक्ट हुई हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाने लगा है, और अच्छी वैरायटी के सीड्स जो हैं वो डेवलप किए जाने लगे हैं ताकि जो क्रॉप हो वो बहुत अच्छे से अच्छी हो। अलग अलग तरह के मॉडर्न टूल्स की यूज़ किए जाते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि आपकी जो क्रॉप हो वो बहुत अच्छी हो और आसानी से आपको मिल सके। इंडिया हैज़ नॉट ओनली बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन प्रोडक्शन, भाई सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट ना होने के साथ साथ अब उसमें ये भी हो गया इंडिया का कि ये एक्सपोर्ट भी करने लगा है। इसके पास इतना स्टॉक आ जाता है अब, तो ये इतना एक्सपोर्ट भी करने लगा है अदर कंट्रीज़ को। किस वजह से हुआ है? भाई जब इतने चेंजेस आए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, तब ऐसा हुआ है। और 33% जो है वो जीडीपी फॉर्म होती है सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? जब क्रॉप प्रोडक्शन हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना होता है
किस तरीके से हम बढ़ाते हैं फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स को ऐड करके। और तो हम क्या चाहते हैं कि क्रॉप जो प्रोडक्शन हो वो बहुत ज़्यादा हो, तब क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है। अ लार्ज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज अचीव्ड बाय द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। क्योंकि आप आर्टिफिशियली इसको यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है, इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप आर्टिफिशियली यूज़ कर रहे हो सब चीज़ें, इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि लैंड को बंजर कर देती है, डिग्रेड कर देती है, वाटर बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती है और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स डालती है ह्यूमंस के ऊपर, फ्लोरा फ्योना के ऊपर। फ्लोरा क्या है, जितने भी पेड़ पौधे हैं आसपास, फ्योना मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है। तो फ्लोरा फ्योना के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट्स डालती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत अच्छा एक स्रोत नहीं कह सकते इसको कि आप एग्रीकल्चर में इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना एक हद तक ठीक रहता है, लेकिन जब इंसान को और पेड़ पौधों को और जानवरों को वो नुकसान पहुंचाने लग जाए, हर तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो आपके लिए ख़तरनाक है। देखिए मैंने चैप्टर यहाँ पर कम्प्लीटली इसको आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। इस चैप्टर में एक टेबल भी है, वो टेबल बुक में है, उसमें स्टेट्स हैं और किस स्टेट में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है वो आपको खुद से करना है। और एक बात और, जब आप ये कॉटन, जूट, जितने भी यहाँ पे आपको स्टेट्स के नाम आए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मैप में ये कहाँ पर इंडिकेट किए जाते हैं, कहाँ पर डिनोट किए जाते हैं। क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस तरह का आएगा, कॉटन कौन कौन सी स्टेट्स में ग्रो किया जाता है, आप उस पर मार्क करें, मैप के ऊपर मार्क कीजिए, ठीक है। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो कि आपको ये कहा जाएगा भाई गुजरात मार्क करो, महाराष्ट्र मार्क करो, पंजाब मार्क करो, नो। अब आप हो गए हो बड़े, आपको कहा जाएगा कॉटन कौन कौन से स्टेट्स में है, तो आप उनको मार्क करिए मैप के अंदर। ऐसे आपको कहा जाएगा टी कहाँ पर होती है, आपको मार्क करना है, राइट। तो आप जब ये तैयार कर रहे हो, अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उसी टाइम मैप साथ साथ लेकर चलें और उसको भी मार्क करते चलें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। अगर आपको मेरे नोट्स, मेरा पढ़ाया पसंद आया है, लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, थैंक यू।